हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो बिल्कुल 12th क्लास के लिए बिहार बोर्ड के टारगेट करते हुए 12th क्लास का वीडियो है। इंग्लिश बुक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लेकर के आए हैं। आपको लग रहा होगा कि ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम तो क्वेश्चन बैंक से देख लेंगे ना और हम इसको इस बार मार देंगे। तो लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं मित्रों कि क्वेश्चन बैंक में प्रत्येक आंसर सही नहीं दिया हुआ रहता है। क्वेश्चन टाइपिंग रॉन्ग भी हो जाती है और आप वही याद कर लेते हैं और बिहार बोर्ड में जाते हैं बनाने के लिए तो वहाँ पे आपका ज्ञात होता है कि 50 में 50 हमने सही बनाया था, लेकिन आपको आता है उसमें से 40 नंबर, 45 नंबर और 30 नंबर। इसका कारण यही होता है मित्रों कि उसमें रट करके आप चले जाते हैं, आप दिमाग नहीं लगाते या सत्य जानने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए मैंने ये जो एनालिसिस लेकर के आया है, डिटेल्ड एनालिसिस भी है और बिल्कुल राइट और 100% राइट आंसर दिया जाएगा इसमें, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन का जो जवाब है वो गलत ना हो जाए और हमारा जो 100 में 100 लाने का टारगेट जो है वो खत्म ना हो जाए। ठीक है ना। तो इस व्यू से हमने क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले करवा लेते हैं, उसके बाद हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाएंगे मित्रों। जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आने लायक है फिर वो करवाएंगे। अभी जो पूछ दिया गया है उसको हम करवा रहे हैं। ठीक है। तो हमने पिछले कई वीडियो बना चुका हूँ, लगभग 9 वीडियो बना चुका है। ठीक है ना। कितने वीडियो बना चुके हैं? लगभग पार्ट 9 वीडियो तक हो चुका है। आप प्ले लिस्ट में जा करके आप विजिट कीजिए, वहाँ आप देख सकते हैं लिखल होगा इंग्लिश फॉर बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है ना। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं और पार्ट 9 तक हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो एक एक करके उसको ही पढ़िए और रोज़ प्रतिदिन जो वीडियो डाल रहे हैं आपको शाम 9 बजे, रात 9 बजे के 9 PM में जो वीडियो डालते हैं उसको आप भी देखिए। ठीक है ना। तो दो वीडियो आप प्रतिदिन अगर देख लेते हैं तो फिर उसका पीछे वाला भी रिकवर हो जाएगी, फिर आप एक वीडियो आप देखते रह जाएंगे। ठीक है ना। तो इसको आप देखने की कोशिश करेंगे और अगर आपके भाई बहन होंगे 10th क्लास का या फिर जो भी रिश्तेदार होंगे उन्हें बता दीजिएगा। और 7 बजे उनका वीडियो जाता है, रविवार को जाएगा, मंगलवार का, फिर उसके बाद बृहस्पतिवार, उसके बाद शनिवार को जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये वीडियो पर अल्टरनेटिंग कर करके उन लोगों को दिया जाता है, लेकिन आप लोगों के 12th क्लास के लिए प्रतिदिन ये वीडियो दी जाती है। ठीक है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर देखें और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। ठीक है ना। क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जाता है। यहाँ पे आप देखिए, आप ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 64 नंबर जो क्वेश्चन है, रिटन स्टेटमेंट और ओथ इज। जो रिटन स्टेटमेंट है, जो लिखा हुआ जो स्टेटमेंट है या जो शपथ होती है, जो शपथ होती है लिखा हुआ, उसको क्या बोलते हैं? शपथ पत्र बोल देते हैं। ठीक है ना। ये रिटन स्टेटमेंट दिया गया एक प्रकार की पत्र है। ठीक है ना। लिखा हुआ किससे संबंधित है? ओथ से संबंधित है, मतलब शपथ से संबंधित है। तो इसको क्या बोलेंगे मित्रों? शपथ पत्र बोलेंगे। मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। एन एफिडेविट होता है। एलिमोनी मित्रों हम उसको बोलते हैं, अगर मान लिया जाए कोई पति अगर पत्नी को छोड़ देता है तो उसको जीवन जीने के लिए उसको कुछ पैसा जो दिया जाता है फिरौती के रूप में, उसको हम एलिमोनी देते हैं। जो भत्ता दिया जाता है उसको बोला जाता है एलिमोनी बोला जाता है। इसलिए यह रॉन्ग है। ठीक है ना। डीड मतलब क्या होता है? काम होता है मित्रों। ठीक है ना। काम होता है। और लेटर मतलब क्या होता है? पत्र होता है। तो इसमें से केवल क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं 64 से लेकर के 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमने 64 क्वेश्चन करवा दिया। 65वां नंबर क्वेश्चन जो है मित्रों, आप देख सकते हैं मित्रों कि 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 65 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। बेंजी जो था बिजनेस को समझने लगा था। तो बिजनेस को समझने लगा था ना मित्रों, तो कौन सा बिजनेस को समझने लगा था? तो हेंस मतलब मुर्गियों को समझने लगा था। आप जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है द अर्थ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? द अर्थ नामक चैप्टर से लिया गया है। और जिसके जो राइटर है वह है एच ई बेट्स। कौन है? एच ई बेट्स जिसके राइटर हैं। और यह क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है मित्रों? यह द अर्थ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? द अर्थ से लिया गया है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। एच ई बेट्स का जन्म कब होता है मित्रों? एच ई बेट्स का जन्म 1905 ईस्वी में होता है। सेंट्रल इंग्लैंड में 1905 में इनकी जन्म होती है और 1974 ईस्वी में ये मर जाते हैं। कौन मर जाते हैं? एच ई बेट्स मर जाते हैं। यह जो द अर्थ है मित्रों, यह प्रकार की क्या शॉर्ट स्टोरी है? क्या है? यह शॉर्ट स्टोरी है। द अर्थ नामक जो चैप्टर है, शॉर्ट स्टोरी मतलब छोटा कहानी है। ठीक है ना। और आप जानते हैं कि अगर शॉर्ट स्टोरी है, अगर शॉर्ट स्टोरी लिखा करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि एच ई बेट्स क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। क्या है? एच ई बेट्स को हम फिर क्या बोल सकते हैं कि ये शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। क्या बोल सकते हैं मित्रों? कि शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। शॉर्ट स्टोरी हम इनको राइटर हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शॉर्ट स्टोरी राइटर कह सकते हैं। एक प्रकार के जर्नलिस्ट भी थे। क्या थे? जर्नलिस्ट मतलब क्या? जो पत्रकारिता करता है उसको बोलते हैं हम जर्नलिस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये जर्नलिस्ट भी थे। इन्होंने जो सबसे पहले जो नोबेल प्रकाशित करवाया था मित्रों, वह जब 21 साल के थे तभी इनका नोबेल प्रकाशित हो गया था। जब इनकी एज जो थी 21 ईयर की थी मित्र। 21 ईयर की जब इनका एज था
तभी इनका फर्स्ट नोबेल प्रकाशित किया गया था मित्रों, ठीक है ना। आप जानते हैं, और यह जो आप जानते हैं कि जो द अर्थ है एक छोटी मोटी कहानी है, इसमें जो वर्णन किया गया है मित्रों वह कहा किया गया है बेंजी और जॉनसन की कहानी है। जॉनसन एक फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, वो इंग्लैंड की कहानी है। इंग्लैंड में एक जॉनसन जो है से एक छोटी मोटी गाँव में एक किसान रहता है जॉनसन, और उसके बेटा का नाम बेंजी होता है। बेचारे जॉनसन के पास 4 एकड़ जो ज़मीन होती है उस पर कोई नहीं उत्पादन कर पाते हैं इन लोग। जॉनसन ने बहुत आलसी रहा करता था, ठीक है ना, आलसी था। तो जॉनसन जो था मित्रों, जॉनसन का एक पुत्र था बेंजी, वो भी क्या निकला था, वो भी बेचारा आदमी उद्बुदा था, जिसको हम बोल सकते हैं स्टूपिड था, मूर्ख था, जिसको जिसको बोल सकते हैं इंसेन था। इंसेन मतलब क्या था, बिल्कुल पागल था, मतलब दिमाग नहीं उसके पास था। तो डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी थी कि इसको कुछ मतलब कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए, जिम्मेवारी दीजिए, तो हो सकता है इसका दिमाग सही हो जाए। तो उन्होंने आदेश दिया था, मतलब सलाह दिया था कि आप इसको मुर्गी पालन करने के लिए दीजिएगा। तो सबसे पहले इन्हें 10-12 को मुर्गी दे दिया गया पालने के लिए। उसके बाद ये प्राइमरी स्कूल हालांकि जब पढ़ा करता था बच्चा में, जब 14 साल में, तो इन्हें क्या होता है कि स्कूल भी छोड़ देता है बच्चा, और ये 40 से 45 लगभग इसका हो जाता है, क्या हो जाता है, 40 से 50 मुर्गी हो जाता है, 40-50 मुर्गियाँ हो जाती है धीरे धीरे आगे बढ़ करके। शुरू करता है 10 से 12 मुर्गी के बिजनेस से, उसके बाद 40 से 50 मुर्गी हो जाता है बिजनेस, ठीक है ना। और इसका बेचारा का बोला जाता है कि 30 साल भी उम्र हो गया है, लेकिन फिर भी इसका दिमाग नहीं जागरूक हो पा रहा है, ठीक है ना। तो मुर्गी फार्म और उस शहर का बहुत बड़े पोल्ट्री फार्म हो जाता है, और अंडा भी बहुत ज़्यादा बेचता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमा कमा करके वह जो था से ज़मीन भी ले लेता है। जिस माता पिता जिस ज़मीन पर रहते थे वो भी एक किराए की ज़मीन पर रहते थे, और वह ज़मीन जो है से वह जो बेंजी ले लेते हैं, ठीक है ना। जॉनसन को लगता है कि इसे तो हमारा बेटा ही लिया है ना, तुमको क्या दिक्कत है, लेकिन स्थिति ऐसी होती है कि बेंजी जॉनसन को एक दिन ऐसा समय आता है कि इसे भगा देते हैं, चूँकि उसका जो पत्नी था, उसके पत्नी की एक पत्नी को रखते थे। जो बेंजी था वो किसको रखता था, एक पत्नी को रखते थे जो मुर्गी का पालने के लिए बुलाए थे, और उसी से प्यार हो जाता है और उसी को रखते थे, ठीक है ना। तो शादी भी एक दिन कर लेते हैं, लेकिन उनके माता पिता का पसंद नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। और इस तरह धीरे धीरे यातनाएं बढ़ती जाती है जॉनसन को, और जॉनसन के जो पत्नी थी उनकी, और अंततः उसे फुटपाथ पर छोड़ देता है वो बेंजी, और स्वयं कार भी ले लेता है, अपनी कार से उसे फुटपाथ पर छोड़ने के लिए चला जाता है। और उसके बाद जैसे ही वापस आता है एक मुड़ी भी इन पीछे, मतलब एक बार भी घूर करके नहीं देखता है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति आ जाती है। तो देख रहे हैं क्या, इस कहानी से हमें यही सीख मिल रहा है मित्रों कि देखिए यहाँ पे जो माता पिता को कितनी कष्ट दिया जा रहा है, उतना नहीं देना चाहिए हमें। हमें उन्हें बहुत अच्छी तरह से रखना चाहिए, क्योंकि पालते पोसते भी हैं। हालांकि देखिए बेंजी के लिए कितना नहीं किए, वो जो बेंजी कमाता था, जो भी बेंजी है मुर्गी पालने के लिए दिए थे, उससे जो कुछ मुद्राएं आती थी वो कहाँ रखते थे, बैंक में रखते थे। बैंक में एक झोड़ा सा ना हम लोग रखते हैं, चाहे मटका जैसा क्या बोलते हैं उसका, जो पैसा रखने वाला जो चीज़ होता है, जो हम लोग छोटे बच्चे में रखते हैं, है ना, 1-1 2-2 रुपया जमा करके, गुल्लक जैसा, जिसको गुल्लक बोल सकते हैं, तो उसी में वो रखते थे, ठीक है ना, पैसा। उसके बाद उसके पिताजी जो हैं से, और उसके बाद पिताजी वे बैंक में जमा करते थे, और उसको बोल दिए थे कि जब तुम 21 साल के हो जाओगे तब हम तुमको पासबुक दे देंगे, और 21 साल का हुआ था तो दे भी दिए थे, है ना। इस तरह की कहानियाँ थी मित्रों। ऐसा होता है, घटनाएं घट रही है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब हेन हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हेन हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान देंगे कि हेन इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 65 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम 66 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। जो 66 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमने कुछ वर्क्स रचनाएं भी नहीं बतलाई, ठीक है ना, रचनाएं बतला ही देते हैं। एक विद्यार्थी का मांग था कि आप रचनाएं भी बतला दिया कीजिएगा, तो ठीक है हम रचनाएं बतला दे रहे हैं। तो देखिए बेंजी का जो यह बुक है, आपका टेक्स्ट बुक है जो रेनबो, इसमें जो आपका चैप्टर द अर्थ पढ़ने के लिए दिया गया था, इसमें के जो राइटर हैं, जो शॉर्ट राइटर एची बेट्स, तो एची बेट्स का जो इनकी जो रचनाएँ, ठीक है ना, एची बेट्स का क्या है, एक जो रचनाएँ हैं वो कौन कौन है उसको हम बतला रहे हैं, ठीक है ना। तेची बेट्स की जो रचनाएं हैं वो है फेयर स्टूड द वाइंड फॉर फ्रांस, लिख दें या फिर बोल दें केवल, क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। फेयर स्टूड द वाइंड फेयर स्टूड द वाइंड फॉर फ्रांस, ठीक है ना। ये कब छपी थी, 1944 ईस्वी में छपी थी मित्रों, ठीक है ना। इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद इनका एक बुक है द पर्पल प्लेन, क्या है, द पर्पल
द पर्पल प्लेन है, इन्होंने रचना की थी और यह 1947 ईस्वी में रचना की थी। कब की थी? 1947 ईस्वी में पर्पल प्लेन नाम के रचनाएं इन्होंने की थी। ठीक है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक और इन्होंने रचनाएं की थी जिसका नाम था द जकरैंडा ट्री। क्या नाम था? द जकरांडा द जकरैंडा ट्री था। क्या था? द जकरैंडा ट्री था। ये 1949 ईस्वी में छपी थी। कब छपी थी? 1949 ईस्वी में। और एक किताब था द स्कारलेट स्वर्ड। क्या था? द स्कारलेट स्वर्ड नामक एक और इनकी बुक थी। ठीक है ना, रचनाएं थी जो 1951 ईस्वी में छपी थी। ठीक है। एक और इनकी किताब है द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई। क्या है? द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई 1958 ईस्वी में छपी थी। कब छपी थी? 1958 ईस्वी में छपी थी मित्रों। तो इस तरह से हमने 65 नंबर क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस किया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। देखिए 66 नंबर जो क्वेश्चन है, 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज काउज प्रॉब्लम्स। तो ऑल टेक्नोलॉजी चेंजेज, जो सभी जो प्रौद्योगिकी है, जो बदलाव होती है, वह काउज कारक है सोशल प्रॉब्लम्स। नहीं सोशल प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन बैंक है मुझे लगता है कि गलती दिया है। यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए मित्रों? यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, DEVE डेवलपमेंट। ठीक है ना, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, मतलब ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज काउज सोशल डेवलपमेंट होगा। ठीक है ना, यह राइट होगा, 100% राइट होगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन लिया गया है चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया है और ये जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया है। ये आपको क्वेश्चन ही पूछा गया है मित्रों। आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस के लिए दिया होगा। आप लोग तो प्रैक्टिस करते नहीं है बुक को। ठीक है ना, तो आप जो पिछले जो दिया गया होगा चैप्टर में पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन दिया होगा, एक लाइनिंग दिया होगा और उसमें कहा होगा कि इसे ट्रू और फॉल्स वाला में होगा। और आप देखेंगे ट्रू और फॉल्स वाला में तो आपको मिल जाएगा, बिल्कुल एक लाइन लिखा होगा कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज काउज सोशल डेवलपमेंट। ठीक है ना, ऐसा लिखा होगा तो डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम से गलत दिया रखा है। ठीक है ना विश्वास है तो आप जाकर के चेक कर लीजिएगा बुक में। ठीक है ना, ऐसे थोड़े बोल रहा हूँ मैं। तो ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज काउज सोशल प्रॉब्लम्स नहीं, डेवलपमेंट होगा। ये ऑप्शन राइट तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स की जगह पर डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रॉब्लम की जगह पे क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट। जो सभी जो प्रौद्योगिकी बदलाव होती है ना, जिससे सामाजिक क्या होता है? विकास होता है। क्या होता है? सामाजिक विकास होता है। तो यह जो क्वेश्चन है ये चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया है, जिसके जो राइटर हैं वह है जर्मन ग्रियर जी हैं। इनका जन्म हुआ था 1939 ईस्वी में और ये जन्म भी लिए थे 1939 ईस्वी में और ऑस्ट्रेलिया में जन्म भी लिए थे। और यह शिक्षा दीक्षा भी मिली थी। यहाँ कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 1939 ईस्वी में जन्म लेते हैं। कहाँ पे लेते हैं? ऑस्ट्रेलिया में जन्म लेते हैं। ठीक है ना, कहाँ पे लेते हैं जन्म? ऑस्ट्रेलिया में जन्म लेते हैं। और इनका शिक्षा दीक्षा भी होता है, एजुकेटेड भी होते हैं। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। एक बहुत ही फेमस फेमिनिस्ट राइटर हैं। ठीक है, क्या है? एक बहुत ही फेमिनिस्ट राइटर हैं। ठीक है ना, फेमिनिस्ट राइटर हैं। कैसा है? फेमिनिस्ट राइटर हैं ये। ठीक है ना, फेमिनिस्ट मतलब क्या होता है? जो स्त्रियों के लिए राइटर हैं, लेखक हैं। ठीक है ना, वे जाने जाते हैं। इनका जो रचनाएं इन्होंने लिखी है द फेमेल यूनुक 1970 ईस्वी में लिखे थे। ठीक है ना, और इन्होंने बुक लिखा है सेक्स एंड डेस्टिनी भी बुक लिखा है। इसने क्या लिखा है? सेक्स एंड डेस्टिनी लिखा है। और डॉट डॉट करके आप लिख सकते हैं द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी इन्होंने बुक लिखा है 1984 से में लिखा है। ठीक है ना, 1984 से में लिखा है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी 1984 से। और अगला जो एक और बुक इन्होंने लिखा है द चेंज लिखा है। क्या लिखा है? द
चेंज लिखा है किताब। क्या लिखा है? द चेंज। और द चेंज इन्होंने लिखा है कब लिखा? 1991 से इन्होंने द चेंज नामक किताब इन्होंने लिखा है। ठीक है ना। और इन्होंने समाज की जो सांस्कृतिक है पहलुओं है उसके बारे में, जो औरतों की जो समाज में जो की जो जीवन है उसके सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं पर उन्होंने बतलाने की कोशिश किया है। किसने किया है? जर्मन ग्रीयर ने। ठीक है ना। इसने जो भी सामाजिक सांस्कृतिक है, जो महिलाओं की जो स्थिति थी उसके बारे में इन्होंने बतलाने की कोशिश किया है जर्मन ग्रीयर ने। ठीक है ना। किस प्रकार से महिलाओं को सब्जुगेट करके रखा जाता था, गुलाम करके रखा जाता था, उसके बारे में इन्होंने बतलाने की कोशिश किया है। ये जो चाइल्ड इज बॉर्न है, जो आपको जो ये जो चाइल्ड इज बॉर्न, ये जो चाइल्ड इज बॉर्न है वह किस बुक से इनका लिया गया है? तो मैं बतला देना चाहता हूँ कि यह जो चैप्टर है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी नामक किताब से लिया गया है, जो इन्हीं का किताब है। ठीक है ना। और उसी से ये चीज़ लिया गया है। ठीक है ना। किस प्रकार से बच्चे का जब जन्म होता है उस समय का जो रिलेशन और जो माता पिता के बीच जो बच्चों का रिलेशन होता है इसके बारे में बतलाने की इन्होंने कोशिश किया है। किसने किया है? जर्मन गियर ने। किस प्रकार से जब बच्चे का जन्म होते हैं तो कौन कौन से भाग लेते हैं, बच्चा होता है तो क्या चलाई जाती है, जो सामाजिक जो प्रथाएं होती है वो सब सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बतलाने की कोशिश किया है। कहाँ पे ज़्यादा सहूलियत होती है, क्या होती है, कौन ज़्यादा देख रेख करते हैं, उसके बारे में इन्होंने बतलाने की कोशिश किया है। ठीक है ना। तो इसके बारे में हमने जानकारी दे दी है। उसके बाद हम लोग अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना। औरतों की क्या जो दशाएं थी, औरतों की जो जीवन का उसके सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है जर्मन गियर ने। ठीक है ना। किस प्रकार से महिलाओं को उस समय सब्जुगेट गुलाम करके रखी जाती थी उसके बारे में इन्होंने बतलाने की कोशिश किया है। ठीक है ना। और ये जो चैप्टर है चाइल्ड इज बॉर्न वह लिया गया है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी से लिया गया है। ठीक है ना। और इन्होंने इसमें बतलाए हैं किस प्रकार से बच्चे और माता पिता के बीच संबंध होता है, बच्चे का जन्म होता है तो उस समय क्या क्या प्रथाएं चलाई जाती है समाज में, और कौन कौन से भाग लेते हैं, कहाँ पे बच्चा जन्म देना सहूलियत होती है, कौन ज़्यादा देख रेख करते हैं, और महिलाएं किन से बहुत आसानी से बोल सकती है और किन से ले जाते हैं। ये सारा चीज़ बतलाने की कोशिश किया है, क्योंकि एक प्रकार की एक औरत हैं, वोमेन है, तो औरत की फीलिंग को जानते हैं, औरत की समस्याओं को जानते हैं, इसलिए इन्होंने बतलाने की कोशिश किया है। ठीक है ना। तो जो भी ऑल टेक्निकल चेंजेज काउच यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोशल तो होगा ही, यहाँ पे प्रॉब्लम्स की जगह पे क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 67वां नंबर क्वेश्चन देखिए। सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। सेबी जो था वह किस में रुचि रखता था? तो जो सेबी रखता था रुचि वह रखता था मित्रों वह गोड्स में। ठीक है ना। गोड्स आप जानबे करते हैं, जो क्या बोलते हैं, कोहड़ा होता है। ठीक है ना, उसको बोल सकते हैं, या फिर गोल लौका होता है, कोहड़ा के साइज का जो लौका होता है उसको बोलते हैं। तो सेबई का हमेशा किससे मन लगता था मित्रों? हमेशा सेबई को मन लगता था ये केवल वर्ड्स को कलेक्ट करने में। ठीक है ना। पढ़ने भी जाता था तो यही काम करते रहता था। शिक्षक के द्वारा यह पकड़ा भी गया था। ठीक है ना। दंडित भी किया गया था। बहुत तरह की कठिनाई दी गई थी। ये जो वर्ड से डिजाइन करते थे उसके जो पिताजी थे उसको तोड़ फोड़ दिए थे। मतलब कि जो समाज में जो बच्चों के बीच जो कलाकृतियाँ होती है उसको दबा दिया जाता है केवल इस नाम पर कि केवल तुम पढ़ो पढ़ो। मतलब अन्य चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, नहीं आप खेलने में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकते हैं, नहीं आप कोई कला करने में विकास कर सकते हैं, किसी प्रकार के आप कुछ नहीं कर सकते, केवल पढ़ो केवल पढ़ो। है ना। लोग कहने का मतलब रहता है, लोग ये भी बात बोलते हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खिलोगे कूदोगे होगे खराब।
तो ऐसा नहीं बात है भाई, आप जिस क्षेत्र में आपको मन लगता है उसमें जाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। अगर रुचि के विरुद्ध जाते हैं तो आप इसमें सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यह जो क्वेश्चन लिया गया है, यह लिया गया है द आर्टिस्ट नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके जो राइटर हैं वह हैं कौन है, वह है सिगानोवा है। ये भी एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, एक 20वीं शताब्दी के राइटर हुए थे, क्योंकि 1883 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी और 1900 कब मर गए थे, 1971 ईस्वी में मर गए थे। तो आप जानते हैं कि इसकी जो रचनाएं का जो विस्तार होगा 1900 ईस्वी के बाद होगी, ठीक है ना। इसलिए 20वीं शताब्दी का एक राइटर माने जाते हैं। सिगानोवा जी एक जापान के रहने वाले व्यक्ति थे, इसलिए इनको बोल सकते हैं कि जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इन्होंने जो इसमें बतलाने की कोशिश किया है सिगानोवा जी, किस प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्रों में बचने वाले जो रहने वाले जो बच्चे हैं जिनके अंदर जो टैलेंट होती है वो डैमेज कर दिया जाता है, ठीक है ना। और सभी के बारे में इन्होंने चर्चा करके बतलाया है, ठीक है। तो हमने इसके बारे में इतनी सारी जानकारियाँ दी। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन है 50वां कहाँ, अब 68वां जो क्वेश्चन है, देखिए 68वां नंबर क्वेश्चन वह है, 67वां तक हो गया, इसका तो गट्स हो जाएगा। 68वां नंबर क्वेश्चन, हु रोट द, क्या देखना है इसमें, हु रोट द पीस, किसने इसको लिखा है, व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। तो ये तो बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखी गई। हमने क्योंकि पिछले भी हमने कुछ चैप्टर जब बतला रहा था तो जब हम क्वेश्चन करवा रहे थे प्रीवियस ईयर, तो उसमें भी आप लोगों को हमने कहा था कि यह जो क्वेश्चन है वह लिया गया है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से। क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया है, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड से लिया गया है, जिसके जो राइटर हैं बर्ट्रैंड रसेल हैं, ठीक है ना। कौन है, बर्ट्रैंड रसेल है। इस चैप्टर में इन्होंने बतलाने की कोशिश किया है कि किस प्रकार से मानव सभ्यता विकास किया है, कैसे कैसे लोग पहले रहते थे और किस प्रकार से विकास हो चुका है, ठीक है ना। तो बर्ट्रैंड रसेल इस सब चीज़ के बारे में बतलाने की इन्होंने कोशिश किया है, ठीक है ना। तो ये हमने बतलाया था, ये रचना है, इस रचना के बारे में बतलाया था कि व्हाई एम ए नॉट ए क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूँ, इसके बारे में इन्होंने बतलाने की कोशिश किया है। आप जानते हैं कि बर्ट्रैंड रसेल जो हैं एक प्रकार के मैथमेटिशियन भी थे, क्या थे, मैथमेटिशियन भी थे, ये हिस्टोरियन भी थे, ठीक है। बहुत सारे इन्होंने ज्ञान हासिल किया था और एक ब्रिटिश फिलोसफर भी माने जाते हैं, क्योंकि समझे, ये ब्रिटिश फिलोसफर भी माने जाते हैं, एक वकील भी रहे थे, ठीक है ना। समाज सुधारक भी इनको कहा जाता है, एक पैसिफिस्ट व्यक्ति भी रहे थे और एक प्रसिद्ध तर्कवादी व्यक्ति थे, और ये भी 20वीं शताब्दी के ही थे। ये कब के थे, 20th सेंचुरी के ही व्यक्ति थे, क्योंकि इनकी जन्म हुई थी 1872 ईस्वी में और इनकी जो मृत्यु हो जाती है 1970 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो आप जानते हैं कि 72 साल और 28 साल, मतलब 20-22 साल, 15 साल तक तो इधर से उधर खेलते ही चलेंगे, लेकिन जो आगे चल कर के जो इन रचनाएँ रचेंगे 1900 के बाद ही रचेंगे, इसलिए इनकी जो रचनाएँ का जो कार्य क्षेत्र रहा होगा 1900 ईस्वी के बाद रही होगी, इसलिए इन्हें 20वीं शताब्दी के राइटर कहा जा सकता है, ठीक है। इन्हें न जो बर्ट्रैंड रसेल ने जो कमेंट किया है, उसने कमेंट किया था सेक्स पर भी किया है, मैरिज पर भी किया है, पॉलिटिक्स पर भी किया है और रिलीजन पर, साइंस पर, साइकोलॉजी पर, फिलोसफी पर भी किया है, सोशलिज्म पर भी किया है और एजुकेशन पर भी किया है, और जो क्रिश्चियन जो धर्म होता है क्रिश्चियन उस पर भी किया है, कार्ल मार्क्स पर भी किया है, गौतम बुद्ध पर किया है, ठीक है ना। और अन्य बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर इन्होंने टिप्पणी करने की कोशिश किया है और बतलाने की कोशिश किया है, ठीक है। इसलिए इन्हें जो लिटरेचर क्षेत्र में जो इनका कार्य क्षेत्र रही है, इनको ध्यान में रखते हुए 1985 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था, 1985 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ से इन्हें सम्मानित किया गया था, बर्ट्रैंड रसेल को, ठीक है। इनकी जो रचनाएँ हैं उन रचनाएँ में आता है ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, इनका रचनाएँ हैं, ह्यूमन नॉलेज इट्स स्कोप एंड लिमिट्स है, ऑथोरिटी एंड द इनडिविजुअल है, मैरिज एंड मोरल्स है, रोड्स टू फ्रीडम है, और एक व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन है, जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, जिसका जो राइटर है बर्ट्रैंड रसेल है, ठीक है। तो हमने 68 नंबर क्वेश्चन के बारे में हमने काफ़ी चीज़ जानकारी दी। उसके बाद हम 69 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जो 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत की गई है वो क्वेश्चन है हु रोट, किसने लिखा, जो हकलबेरी फिन है, ठीक है ना। हकलबेरी फिन जो है किसने लिखा था, हालांकि इसका बुक का जो पूरा नाम है द एडवेंचर्स ऑफ
द एडवेंचर्स ऑफ हकलीबेरी फिन है, ठीक है ना। और इसको लिखे थे मार्क ट्वेन ने लिखा था। किसने लिखा था? मार्क ट्वेन ने लिखा था। 1884 ईस्वी में 1884 ईस्वी में इंग्लैंड में ये जो द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन है इसको प्रकाशित किया गया था। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन के वो प्रकाशित किया गया था, ठीक है। जिसको राइटर कौन है? मार्क ट्वेन ने इस पुस्तक को लिखी थी। हम चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसका उत्तर आप जान गए कि मार्क ट्वेन है, ठीक है। 70 नंबर जो क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देख सकते हैं कि 70 नंबर क्वेश्चन है ही लिफ्टेड हिज हेड। ही लिफ्टेड हिज हेड, उसने अपने मुड़ी को क्या किया? मोड़ा। फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग इज, फ्रॉम जहाँ पे वो पानी पी रहा था वहाँ पे क्या किया? मुड़ा। तो यह जो क्वेश्चन लिया गया है स्नेक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये जो क्वेश्चन लिया गया है स्नेक नामक चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। जिसके जो पोएट हैं वह है D.H. लॉरेंस है। कौन है? D.H. लॉरेंस। इसके जो पोएट हैं वह D.H. लॉरेंस जी हैं, ठीक है। इनकी जन्म 1885 ईस्वी में इंग्लैंड में होती है और इनकी जो मृत्यु हो जाती है 1930 ईस्वी में होती है। कब इनकी मृत्यु होती है? 1930 ईस्वी में होती है। एक प्रकार के पोएट भी थे, ठीक है ना। पोएट थे, नोवेलिस्ट थे। नोवेलिस्ट उनको बोलते हैं जो उपन्यासकार हो, ठीक है ना, उपन्यास लिखता हो। और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी लिखते थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि छोटी मोटी कहानियाँ लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी लिखते थे, ठीक है। और ये निबंध भी लिख दिया करते थे, बहुत बेहतरीन तरीके से ये निबंध लिखते थे, इसलिए इनको कहा जाता है एसेइस्ट भी कहा जाता है, मतलब निबंधकार भी कहा जाता है, ठीक है ना। D.H. लॉरेंस का पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस होता है। इनका जो बुक है, रचनाएं हैं, उनमें आ जाएगा सन्स एंड लवर्स। इनका जो बुक है वो क्या है? सन्स एंड लवर्स नामक किताब है जो प्रकाशित हुआ 1913 ईस्वी में। और उसके बाद एक है द रेनबो, ठीक है ना, द रेनबो। इसको याद रखिएगा, आपका बुक जो इंग्लिश का ये पढ़ना है वो रेनबो नामक बुक, रेनबो के नाम से बुक है। और ये भी 1915 ईस्वी में लिखा गया था। तो रेनबो जो है, जो D.H. लॉरेंस का लिखा हुआ जो रचनाएं हैं वह 1915 में लिखी गई थी। एक है वोमेन इन लव, ठीक है ना, इनकी भी रचनाएं हैं। वोमेन इन लव भी इन्हीं की रचनाएं हैं। एक लेडी और एक कैटरली लवर, लेडी कैटरलीज लवर्स इनका एक बुक है, ये भी इन्हीं का रचनाएं हैं। और एक है द ट्रेसपासर है जो 1912 ईस्वी में रचित है। द ट्रेसपासर है, ठीक है ना, वो भी रचनाएं किनका है? D.H. लॉरेंस का है। एक है द व्हाइट पिकॉक है जो 1911 ईस्वी में लिखे थे, ठीक है। किनका रचनाएं है? D.H. लॉरेंस का ही रचनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद एक और किताब है फ्लम्ड सरपेंट है, जिनकी किनकी रचनाएं हैं? D.H. लॉरेंस का ही रचनाएं हैं। और एक है ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, ठीक है ना, मतलब कविताओं का संग्रह है जो 1909 ईस्वी में शायद ये रचनाएं रचित थी, ठीक है ना। 1909 ईस्वी में इन्हीं का एक रचना है, ठीक है ना। तो हमने 70 नंबर क्वेश्चन को बतलाने की कोशिश किया और बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है ना। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिलहाल इसका उत्तर जो हो जाएगा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम 71 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और हम बता दो कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कौन है राइटर, जो पोएट हैं कौन है? वाल्ट व्हिटमैन जी हैं। और टू ऑटम के कौन है? तो जॉन किट्स हैं, जिनको रोमांटिक पोएट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वाल्ट व्हिटमैन जी है, जिनको चिल्ड्रंस पोएट के भी नाम से जाना जाता है, पीपल्स पोएट के नाम से जाना जाता है। और एन एपिटाफ जो लिखे हैं वाल्टर डिलामेयर जी हैं, जो वेस्टर्न लेडीज़ के बारे में इन्होंने चर्चा करने की कोशिश किया है, ठीक है ना। तो वाल्टर में एन एपिटाफ किसने लिखा है? वाल्टर लीला मेयर, ठीक है ना, मतलब वाटर में ढेला मारो, ठीक है, इसे याद रखो एन एपिटाफ को। अब हम लोग चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की ओर। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। 71 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया गया वह है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज एन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स रिटन बाय। क्रॉसिंग ऑफ ओवर्स किसके द्वारा लिखी गई है मित्रों? तो क्रॉसिंग ऑफ ओवर्स जो है 1976 ईस्वी में लिखे गई थे, यहाँ पे हमने लिख दी है 1976 ईस्वी में क्रॉसिंग्स ऑफ रिवर लिखा गया था। और यह जो लिखा गया था के अंदारू के द्वारा लिखा गया था। और फायर ह्यूमन, ये जो चैप्टर से लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है? फायर ह्यूमन नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके जो पोएट हैं के अंदार वाले हैं। इनका जन्म 1937 ईस्वी में होता है। इनका जन्म कब होता है? 1937 ईस्वी में इनकी जन्म होता है। इनको 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी दिया गया था। और आप जानते हैं कि इन्होंने जो काम किया है वह सिविल सर्विस में भी काम करते थे। तो उस समय आप जानते हैं कि इसे वैलेंस का भी काम किया करते थे, इसलिए इन्होंने वैलेंस को
अनएवॉइडेबल अपने पोएट्री में रखा, मतलब कि मना नहीं किया उन्होंने, ठीक है ना। अनएवॉइडेबल मतलब कि जिसको मना ना किया जा सके, उन्होंने मना नहीं किया। इनकी जो रचनाएं जो थी वह कौन कौन रचनाएं थी भैया? अंडर ओरियन है इनकी रचनाएं, कौन है? एक अंडर ओरियन है, क्या है? अंडर ओरियन नामक रचनाएं इनकी है, ठीक है। कौन कौन रचनाएं हैं इनकी? अंडर ओरियन भी रचनाएं हैं, ठीक है ना। इनकी जो रचनाएं हैं मित्रों, ये कौन कौन है? अंडर ओरियन है, ठीक है। अंडर ओरियन नामक रचनाएं इनकी है, ठीक है। कौन सा है? अंडर ओरियन है। और एप्रीसन इन अप्रैल है, 1931 में लिखा गया था, एप्रीसन इन अप्रैल, जो कि इनका ही रचना है। एक क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स है जो 1976 ईस्वी में लिखा गई थी, ठीक है ना। 1976 ईस्वी में क्या लिखा गया था? क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, जो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया, कहने चल गया क्वेश्चन भाई, देखिए क्वेश्चन कहाँ चल गया है, यहाँ पे क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है ना। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स भी किनकी रचनाएं हैं? तो यह रचनाएं जो है केनन अरवला के भी है, ठीक है ना। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स ये 1976 ईस्वी में छपी थी, आप जानते ही हैं, ठीक है। इनकी जो कविताओं का जो थीम होता है वह लव होता है, प्रेम, डेथ होता है, मृत्यु, डोमिनेशंस होता है, शासन या हुकूमत, साइनिसिज्म होता है, मतलब कि मानव द्वेषवाद होता है, फ्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस होता है, मतलब जो मनुष्य की जो सामाजिक और हिंसा जो दुर्दशा होती है वह इनकी कविताओं का थीम होता है। तो हमने इतनी सारी जानकारियाँ इस वीडियो में देने की कोशिश किया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रत्येक दिन आप 9 बजे जरूर रात के जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सीखने की कोशिश कीजिए और बिहार बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए। जब आपका मार्क्स आएगा तो उसके बाद आप कमेंट कीजिए कि हमने इतना नंबर प्राप्त किया है, इंग्लिश में आपको कितना नंबर आई है, ठीक है ना। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।